जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी शिफ्ट की ड्यूटी लगी थी, तब से रात में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के लिए मैं रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोरों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मेन रोड से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। मेरी वाइफ मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस तंग और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से ये सुनसान और तंग गली, मुझे डर भी लग रहा था। कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे आदमी हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मैंने अपना मोबाइल और पर्स जेब से निकाल कर बैग में डाल दिया। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वो तंग हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बड़े ही हिम्मत वाले होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहां एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े माइक वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिखाई दे रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास। एकाएक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था, न लुटना चाहता था मैं और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो ये गली भी खत्म नहीं हुई थी, थोड़ा और वक्त लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया और बहुत हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया। सफेद साड़ी में लिपटी वो एक औरत थी जो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस औरत को देखकर ही साफ लग रहा था कि वो भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहने होने की वजह उसे अंधेरे में देखना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज दे रही है, और उसने कहा, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वो औरत अंधेरे को चीरती हुई अपनी झलक दिखा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए क्या बात है? जवाब में उस औरत ने कहा कि आप मेरे साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने की वजह मैंने उससे पूछी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। उसने ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगी। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगी और बुरी ताकतों से बचाएगी। उसे साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता।
तो आप मेहरबानी करके इसे दूर रखें मुझसे। मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरे इतने मना करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतनी बेरुखी से मना करने पर भी वो थोड़ा भी परेशान नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों अपनी कई बातों पर दुख भी हो रहा था, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। गली भी अब खत्म होने को थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वो औरत रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। उसकी कोई ज़रूरी चीज़ छूट गई है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। उसने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरे बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद हल्का हल्का। मेरी वाइफ भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछी तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने का बोलकर लेट गया। और लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, नाश्ता करके फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही ना चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के बीच में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझ कर रख लेते, तरह तरह की बातें करनी। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर वहां से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उलझुल बातें सही लगने की गलत फहमी हो रही थी कि सच में शायद मैं अच्छा लगा, इसलिए वो अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में बिजी हो गया। दिन में काम का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए, पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही तंग गली थी। मैं उधेड़बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था, पता नहीं। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गए सब? बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतना पहचान गया ये बेजुबान जानवर मुझे। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं चिटका, पलट कर देखा। लहराते हुए सुनहरे बालों वाली ये वही औरत थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक रोशनी थी उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए, मुझे मिलेगी? उस औरत ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ बोली। आज चुप नहीं थी, वो बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है। मानो सब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उससे कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंस कर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी, और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था ये सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने सवाल किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूंगा। जब मैं नहीं माना तो आखिर उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। मैंने उससे कहा, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूंगा।
वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उन्होंने मुझे पहनाने की कोशिश की थी। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नामे जवाब सुनकर उसकी आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी इस ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर। अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे बताया, पर मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वो औरत बिल्कुल एक जगह खड़ी हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए बोली। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने सवाल किया। मेरे सवाल का बिना कोई जवाब दिए वो लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही अजीब लगा कि जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या ये अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर मेन रोड पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से पूरी सड़क नहाए हुए थी, हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। वो औरत ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतनी जिद कर रही थी वो? ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। वाइफ से दवाई मांगी और खाकर बिस्तर पर लेट गया। वाइफ ने खाने को आवाज़ लगाई तो मैंने मना कर दिया। वो पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कल चलकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर ज़्यादा कुछ न बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, सो बिस्तर पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिराहने आकर बैठी और पूछी, क्या बात है, इतना परेशान क्यों? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने घर के काम में बिजी हो गई। मैं भी आंखें बंद कर बिस्तर पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ ने आवाज़ लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद एक बाबा की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। बाबा जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी हुआ उसके बारे में पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। बाबा जी का चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। वहीं पर बैठी मेरी वाइफ ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी। बाबा जी ने बताया, गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैली वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन का सबूत है। उस अंगूठी के जरिए से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। बाबा जी ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात में भूलकर भी उस गली से मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहां खत्म होता है वहां पहुंच गए थे। इसीलिए वो ज्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने बाबा जी को टोका और उसने कहा, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात के वक्त कोई नहीं निकलता,
केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने बाबा जी को रोकते हुए पूछा। मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में गया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे। पर जब अगले दिन मैं फिर से उसे गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं था। और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे खुद ही उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन का ही असर था ये। जिन बहुत ताकतवर होते हैं। वह किसी पर भी अपना असर आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, बाबा जी ने मुझे बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले घर आ सको। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इसे उतारना मत, ये कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाला और मन ही मन पढ़कर मुझे पहना दिया। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस औरत या जिन को भी बताया था कि इन दकियानूसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग बाबा जी की कई बातों पर भी सवाल भी खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो भी महसूस किया उसे भी आसान नहीं कहा जा सकता। परिस्थिति को देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आंकलन करता है। ये जरूरी भी नहीं कि वो हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है ये न तो मैं जानता था और न ही बाबा जी, ये तो ऊपर वाले को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस औरत के बारे में। बाबा जी की कई बातों से मुझे उसका जवाब तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसकी वजह कर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को हैं। उस गली के पास से मैं हर बार गुजरता हूं, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। दिल और दिमाग में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वो औरत थी या जिन।